नाजरीन, पाकिस्तान खबर के प्रोग्राम वीकली राउंड अप के साथ खालिद महमूद रसूल हाज़िर खिदमत। हस्ब मामूल खालिद भट्टी साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, जब हमने पिछला प्रोग्राम ये किया तो सियासी दर्जा हरारत बड़ा ऊपर था, तो उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन ये दर्जा हरारत और भी ऊपर चला गया। अच्छा, वो भी जिस तरह का जलसा हुआ और उसके बाद लाहौर में भी एक जलसा होने जा रहा है, तो एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को आपने कहा कि दिल बड़ा करें और सिर्फ 44 शराइत, जो कि किराएनामे पे भी इतनी नहीं शराइत होती हैं, उनके साथ आप जलसा करा रहे हैं। तो इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है एक छोटे से जलसे की इजाज़त देने में, और डीसी साहब को क्या इतना ज़्यादा वहम पड़ गया? इस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें ना कि जलसे इस मुल्क में क्या इस तरह होते रहे हैं और सियासी माहौल में तनाव क्या इस तरह कम होता है? खालिद साहब, बात यह है कि जलसा जो है ना, पीटीआई, आप ये देखें कि पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत किस नज़र से देखती है, तो फिर आसानी हो जाएगी ये समझने में कि इतनी शराइत क्यों लागू की जाती हैं। मैं हालांकि इत्तेफाक नहीं करता, एक जमहूरी अमल को आपको जारी रखना चाहिए और आइन और पाकिस्तान का कानून जो है वो पुरअमन सियासी इज्तिमा की इजाज़त देता है, आपको वो इजाज़त देनी चाहिए। हाँ, शराइत होती हैं। पीटीआई की जब हुकूमत थी उसको भी जब एनओसी मिलता था तो साथ शराइत अटैच होती थी कि आप ये नहीं करेंगे, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, अदलिया को टारगेट नहीं करेंगे। ये होता है। ये जैसे किराएनामे की आपने बात की ना, उसमें कुछ शराइत जनरल होती हैं और वो हर किराएनामे में अटैच कर दी जाती हैं। इसी तरह ये जो एनओसी होता है इसके साथ भी ये ऐसे ही होता है। वो क्लर्क बादशाह जो है वो फ़ाइल निकालता है, वो टाइप करता है और वो नहीं देखता इस जलसे में क्या है क्या नहीं है, वो सारी शराइत लिखता है और डीसी साहब को पेश करता है। नहीं, लेकिन इन शराइत के साथ इतना तकद्दुस तो पहले कभी भी अटैच नहीं हुआ ना कि अगर जलसा 7 बजे ख़त्म होना है तो 7 बजे पूरा अपना जलसे के जलसागाह जो है बख्तरबंद सारे खड़े हुए और उसके बाद वो जो मारदाड़ शुरू हो गई। मेरा मतलब है कि ये शराइत की हद तक हैं, एक स्पिरिट की हद तक हैं, लेकिन वो तो कमाल ही हो गया। अब ये कि 3 घंटे की आपने विंडो दी है, उसमें मुल्क के काफ़ी हिस्सों से आना है, लोहज भी लोगों ने आना है, ट्रैफिक का रश भी है, तो मेरा मतलब है कि ये तो कोई शराइत कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं हो गई। मेरे ख्याल से शराइत का इतना इशू नहीं है जितना जगह का है। ये जो लाहौर का जलसा है, शराइत से ज़्यादा, चलिए एक तो जगह का मसला है। अच्छा, ये भी मैंने आपसे पूछना था। अच्छा, दूसरे ये कि मतलब है कि जो जलसा है भाई सियासी जलसा है ना, मतलब ये कौन सा को ऑन और ऑफ हो रहा है, तो ये जगह का बल्कि आपसे पूछना था। जगह ये मुझे बताइए कि लाहौर के नवाह में मज़ाफ़ात में एक जगह है काना और उसमें एक मंडी है, मवेशी मंडी। तो ये पिछले ही जो जलसा था ये भी मवेशी मंडी में किया और वो भी इस्लामाबाद के नवाह में किया, ये लाहौर में भी किया। तो दो इसमें, एक तो मैंने पूछना था कि आया को नवाह में जलसे करवाने का इजाज़तनामे जो है वो हुकूमत को ज़्यादा पसंद है, और दूसरा ये मवेशी मंडी का इंतखाब हर दफ़ा क्यों होता है? मैं आपको वजह बता देता हूँ। उसकी एक तो वजह है कि ये बहुत खुली जगह होती है, बड़ी जगह होती है। वहाँ 15-20 हज़ार लोग आपको लगते ही नहीं है कितने लोग हैं। अगर आप तंग जगह या कंजस्टेड जगह पर जलसा करें और तो शहर के अंदर अगर जलसा हो तो 15,000 लोग लगेंगे कि 1 लाख लोग हैं। तो ये एक नफ्सियात से खेलने की भी कोशिश होती है कि आपने ये तासुर देना है कि ये इनकी ये हैं, ये इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको मसला क्या है, फिर आप उनको खुल के जलसा करने दें। वो कह रहे थे मीनार पाकिस्तान आप दे देते उनको, वो नहीं भरते तो खुद परेशान होते। बल्कि ये बेहतर होता कि चैलेंज आप पीटीआई को देते। लेकिन जो मैं आपको बताऊँ, जो डर और खौफ है ना, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने कल पहले डिस्ट्रिक्ट जो इंटेलिजेंस बोर्ड है उसकी मीटिंग की और वो मीटिंग करके जलसे की इजाज़त देने का फैसला किया और ये जगह का फैसला हुआ। पहले जलो पे इजाज़त दी थी जी, वो बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब हुआ है। थोड़ा सा और कुछ चंद किलोमीटर दूर ले जाते ताकि ये रिस्क और कम हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस अब आज हम बदकिस्मती से हम इसी अहद में जिंदा हैं। तो अब ये जो सियासी कशीदगी है और अदम एतमाद है वो इतना बढ़ गया है कि रियासत भी और हुकूमत भी पीटीआई को एक शरपसंद जमात समझती है, एक जमहूरी जमात नहीं समझती। भट्टी साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो दोनों के दरमियान अदम एतमादी है, उसमें पीटीआई का अपना एक स्टांस है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। इसी तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक स्टांस है, उससे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन तारीख़ कोई आज या कल तो शुरू नहीं हुई ना। इसी मुल्क में 70 साल में 75 साल से हम देख रहे हैं, उसमें कई इस तरह के सियासी मद्दोजज़र आए। जो आपके बेहतरीन हरीफ थे और जो हलीफ थे उनको हरीफ बनते देर नहीं लगी, जो आपके बदतरीन हरीफ थे उनको हलीफ बनते देर नहीं रखी। अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई और जेयू का आपस में है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इसी मुल्क की तारीख़ में हमने बहुत कुछ देखा है, तो क्या दोनों तरफ किसी को तारीख़ का इदराक नहीं है? और क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं जबकि हमें पता है कि पास्ट में भी इट नेवर वर्कड।
आप भले उठा के वली खान को जेल में डाल दें, आप भले किसको गद्दार करार दे दें, आप भले इस पार्टी को मतलब पास में भी आप करके देख लें, आप उसको शरपसंद, गद्दार, सिक्योरिटी रेस, क्या क्या नहीं हमने किया, नतीजा क्या निकला? तो हम क्यों नहीं सीखते तारीख से? सर, हमाकत का जो लफ्ज़ है वो ये होता है कि आप एक ही गलती बार बार दोहराते हैं और मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखते हैं। आइंस्टाइन कहता है ये हमाकत है। और आप जब हमाकत पे आमादा हों और आप देखें ना, आप तारीख से आप तब सीखते हैं जब आप तारीख को सही तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ था और उस वाक़े के असरात क्या हुए थे, उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ था, उसके किस किस्म के असरात मरतब हुए थे, फिर आप अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ जो इक़्तिदार, क्योंकि यहाँ नज़रियात, आइन, जमहूरियत, कानून, किसी चीज़ की अखलाकियात कोई हैसियत नहीं है। एक नंगी इक़्तिदार की, इख्तियार की, ताकत की लड़ाई है। ताकत की लड़ाई में फिर ये ऐसे ही होता है कि आप ना तारीख़ को देखते हैं, आप समझते हैं कि आज मेरे पास ताकत है, मैं आजमाऊँगा, कल जब दूसरे के पास आएगी वो मेरे ऊपर आजमा ले। अब नून लीग ये कहती है कि PTI ने क्या नहीं किया जब हम अपोजिशन में थे, हमने तो अभी वो सारा कुछ किया ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बजाय इसके कि फोकस इस बात पे हो कि लोगों को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, कैसे रोज़गार पैदा करना है, कैसे हमने बिज़नेस को फैलाना है, कैसे बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ाना है, हमारा फोकस हुक्मरानों का बदकिस्मती ये होता है कि मुखालफिन को दीवार के साथ लगा के रखना है, इनको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं देनी। तो ये जो आज का जलसा है PTI, देखें PTI की कामयाबी है कि वो इस्लामाबाद के बाद आज लाहौर में जलसा कर रही है। इसको छोड़ दें कि कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते, ये जलसा होना ही PTI की कामयाबी है। जी नाजरीन, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एग्री। नाजरीन, बात ये है कि हमारी तारीख़ में इस तरह के मद्दोजज़र हमने बहुत देखे और इस तरह की माजराई भी देखी, और सिक्योरिटी रिस्क और गद्दारी और पाबंदियाँ और शरपसंदी, ये सारे इल्ज़ाम हम देखते आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक जियो और जीनो दो की पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ा। इस वक्त भी जो पाकिस्तान जो है वो जिन हालात में फंसा हुआ है कि IMF के मकरूज़ हैं, 3 ममालिक के हम मकरूज़ हैं, उसके बगैर ये है कि हमारा सिलसिला जो है ना वो चल नहीं पा रहा। इस सब कुछ की किसी को फ़िक्र नहीं है। शाम आप रेलें रात भर गए तक हम डिस्कस कर रहे हैं तो यही चीज़ें कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बात की कि PTI के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उनका इस्लामाबाद का ये दूसरा लाहौर में जलसा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत ने भी उसको इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा हो रहा है, ठीक है वो बयानात की हद तक जो दर्जा हरारत है बहुत ऊपर ज़रूर जाए, लेकिन इसमें एक मैसेज यही है कि हुकूमत भी एक दिल बड़ा करे और इस प्रोसेस को चलने दे। और PTI के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी जमात की दावेदार है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो सियासी अमल है ये जारी रहना चाहिए। तो लेट्स होप कि ये लाहौर वाला जलसा बखैर खूबी अंजाम को पहुँचे और वो सारा कुछ ना हो जो इस्लामाबाद में हुआ है, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए। PTI है या हुकूमती जमातें हैं, उनको जलसे करने की आज़ादी है, इंसानी हकूक़ की आज़ादी होनी चाहिए और ये चलते रहना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये हो गया, और ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, एक तो खैर वो जलसा पिछला हफ्ता भी और इस पर भी ये काफ़ी गुजरा, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मौजू भी काफ़ी, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर भी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ वेरी मच कंज्यूम्ड द होल थिंग, और पिछले कई हफ्ते इसमें लगे, ख़ास तौर पे जो पिछला इतवार था वो काफ़ी मसरूफ़ गुजरा, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। बहरहाल वो आईनी पैकेज अब दोबारा जो है वो इस वक्त तो थोड़ा सा बैक सीट पे आ गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोबारा भी आ सकता है। इस सारे प्रोसेस में ये मुझे बताएं कि हुकूमत और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि इस मुल्क में हमने देखा है कि जो हुकूमत है, पार्लियामेंट है, उसका एक रोल भी है और लोगों का भरम और भरोसा भी है। उसके बाद ये है कि एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर लोगों का एक भरम और भरोसा है। अच्छा, इसी तरह आला अदलिया है, उसके ऊपर लोगों का भरम और भरोसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तकसीम है, पोलिटिसाइजेशन है, और बहुत हद तक जो एक जुडिशल एक्टिविज़म है, उसने पिछले कई सालों में लेबलिंग कर दी है बहुत हद तक चीज़ों की। तो ये मुझे बताइए कि ये जो आईनी पैकेज में जिस अंदाज में नाम उछाले जा रहे थे मुख्तलिफ जजेस के भी, हुकूमत की तरफ से, PTI की तरफ से, और फिर ये कि जो सारा कुछ हुआ, तो बतौर इदारा मैं समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है वीज़ा विज़ पास्ट के, और आगे फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें इससे। ये तो हमारा भरम है, हमारा मान था और है। देखें, बात यह है कि वकला तहरीक ने जो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस खड़ी की थी, तवक्कुआत का एक पहाड़ खड़ा किया था कि ये आज़ाद अदलिया है, ये आज़ाद जज हैं,
ये लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करेंगे, और लोग जो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं इंसाफ के लिए, ऐसा नहीं होगा, रियासत हो के माँ की जैसी नारा था, अब फिर दोबारा से वो नारा चंद दिनों में सामने आने वाला है। तो हमने देखा ये कि ये जो आज़ाद अदलिया आई थी, बजाय इसके कि ये अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करते, ये जो महाजराई का इन्होंने एक बना लिया, एग्जेक्टिव की जो के ऊपर हावी होने की कोशिश की, उसके नतीजे में हर 2-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट और एग्जेक्टिव के दरमियान एक महाजराई की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 5 साल सुप्रीम कोर्ट ने सांस नहीं लेने दिया, ठीक है। नून लीग के साथ हाथ हल्का था, लेकिन फिर 2016 से 2018 तक नून लीग का भी उन्होंने हशर किया। पीटीआई की हुकूमत इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि उनकी जो 4.25 साल की हुकूमत थी, उसमें अदलिया ने उनकी तरफ बहुत मोहब्बत और शफकत का जो है वो उनके ऊपर हाथ रखा, उस तरह हॉस्टाइल एटीट्यूड नहीं था। लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट हुई और तो फिर अदलिया की तरफ से कुछ फैसले आए, ये हर दफ़ा एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान हमेशा कशमकश जारी रहती है। उसकी एक वजह है, अदलिया अपना काम नहीं करती, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म नहीं, लेकिन देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म को आला अदलिया ने नहीं करना। ये तो एक एक्सरसाइज है जिसमें हुकूमत भी है, लेजिस्लेटर का रोल है, एग्जीक्यूशन का रोल है, पुलिस का एक रोल है, फिर जूनियर अपना जो लोअर जुडिशरी है, उसके बाद फिर अपर जुडिशरी है। तो ये कोई निरा आला अदलिया का तो रोल नहीं। देखे ना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्यों नहीं कहते हुकूमत पंजाब को, लिखें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कि इतनी ज़्यादा मुकदमात हैं, हमारे पास जजेस की तादाद कम है। अब देखें ना, आबादी के तनासब से आप जजेस की कोर्ट्स की तादाद बढ़ाते हैं, आप बढ़ाएं, कवानीन को सादा और आसान करें। उसमें अदलिया का भी किरदार है, उसमें जो है वो मुकर्रना का भी किरदार है। चलो हम सुप्रीम कोर्ट पे आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है ना सर, देखें बुरी तरह से तकसीम है। ये ख्याल था कि जो हम ख्याल जजेस हैं, आज़ाद जजेस हैं, उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त ये टर्म यूज़ होती थी। ख्याल ये था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद शायद ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ये कम हो जाएंगे, और जब अली मुज़ाहिर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब रिटायर वो मुस्ताफ़ी हो गए, तो उसके बाद ख्याल ये था कि शायद अदलिया के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई सियासी या आइनी मसला सामने आता है सुप्रीम कोर्ट के, आम हालात में हमें लगता है कि नॉर्मल हैं चीज़ें। जब भी कोई अहम सियासी मुकदमा आता है, आइन की तशरीह का मसला आता है, तो ये जो इख्तलाफ है, ये जो तकसीम है, ये बहुत वाज़ेह हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, अब तो जो इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पे आ रहा है कि एक ख़त जो है या वजाहत सुप्रीम कोर्ट से आती है और 3 आर्डिनेंसेस की शक्ल में जवाब आता है, और उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू जो है वो पार्लियामेंट में भी हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो मतलब इस वक्त एक महाज आ रहा है किसी कैफियत है, इसमें कुछ सेंस प्रिवेल करने का भी इम्कान है, या ये शोडाउन जो है वो अल्टीमेटली किसी एक के गिरने पे ही मुंतज होगा? क्योंकि साइमल्टेनियसली हुकूमत ने ये भी बातें शुरू कर दी है कि जी ये हुकूमत के भी दिन गिने जा चुके हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितने मुंह उतनी बातें। तो ये जो महाजराई है, इसका कोई इख्तिताम खैर का नज़र भी आ रहा है या नहीं? मुझे नहीं लगता। देखें, अनफॉर्चुनेटली ये तसादुम है, महाजराई नहीं है। अब हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं जी। आपने अब हम महाजराई की स्टेज से गुजर आए हैं। ये बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन ये सच यही है कि अब हम बराह रास्त तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ एग्जेक्टिव है जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, दूसरी तरफ अदलिया है। अदलिया के सारी अदलिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं। तो अब ये जो महाजराई है ये शिद्दत इख्तियार करने जा रही है, ये तसादुम की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। हुकूमत पार्लियामेंट को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करेगी, सुप्रीम कोर्ट को वीक करने की कोशिश करेगी। इसमें ये जो कैफियत है, इसमें होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड होती, इकट्ठी होती, अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती। लेकिन ये जो तकसीम है, आपको याद होगा जो उमर अतिया बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इलेक्शन कराओ पंजाब और केपी में। जो अदलिया के अंदर तकसीम थी उसका हुकूमत ने भरपूर फ़ायदा उठाया था उस वक्त, और इलेक्शन नहीं करवाए थे। यही कैफियत अब है। ये जो तकसीम है ये बड़ी शदीद किस्म की तकसीम है अनफॉर्चुनेटली। और जो आप बात कर रहे थे ना भरम, अब भरम किसी का नहीं रहा, सारे भरम टूट गए। अब जो है वो लोगों को पता है, अब लोग जब बेंच बनता है तो लोग बता देते हैं नतीजा क्या आएगा। ये तो पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब का भी एक केस में यही कमेंट था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट सब मैं तो इसको थोड़ा सा यूँ देखता हूँ कि जब भी माशों की आप उरूज और जवाल की और ये तारीख़ आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब माशरे जवाल ज़दा होते हैं
और ज़वाल किसी भी माशरे में जब आता है तो उस वक्त जो फ़रोई और इख्तलाफी मसाइल होते हैं उस पर लोग इतना उलझ जाते हैं कि वो ज़िंदगी मौत का एक मसला बन जाते हैं। और बजाय इसके कि उसमें आप आगे की तरफ देखें, जियो और जीने दो की एक सूरत जो है वो निकालें, उस वक्त हम लोग इतना गुत्थम गुत्था और दस्तो गिरेबान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि अल्टीमेटली कोई तीसरी कुव्वत जो है ना वो उधेड़ के रख देती है। सकूत बगदाद का आप बेशक वाक़या ले लें या आप और बहुत सारे वाक़यात जो है ना वो ले लें, सकूत ढाका को ले लें। जी हाँ, सकूत ढाका को ले लें। अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले इन्हीं 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में जब ये सारा सियासी मंजर पे ये सारी चीज़ें जो हमें छाई रही हैं, अब इस दौरान में क्या हुआ है कि पाकिस्तान का जो IMF लोन है वो पिछली बोर्ड मीटिंग में नहीं था, अब जो 25 की मीटिंग आ रही है उसमें शेड्यूल्ड है। उसके साथ ही ये सबको अब अज़हर मिन शम्स है कि पाकिस्तान के पास जो है वो सऊदी अरेबिया, चीन और UAE के जो डिपॉजिट्स हैं उसी के बेसिस पे हमारा रिज़र्व है, हमारे अपने रिज़र्व भी नहीं है। जी, $12 अरब हमने उनके देने हैं, $9.8 अरब के हमारे। अच्छा, अब अगले 3 साल की हमने इन सारे तीनों जो ममालिक हैं उनसे कमिटमेंट ली है, तो IMF ने हमारा जो केस है वो 25 के लगाया, लेकिन हमारी पूरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो डिस्कोर्स है उसमें कहीं ये फैक्टर नहीं आया। दूसरे नंबर पे आप देखें कि महंगाई जहाँ पहुँच गई हुई है, हुकूमत तो कहती है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन जो महंगाई पिछले 2 सालों में 100 रुपये की चीज़ अगर 300 के लेवल पे चली गई है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट। आपको याद है एनर्जी के ऊपर इसी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा था, हुकूमत पंजाब ने 14 रुपये का रिलीफ दे के कहा हमने बड़ा कमाल कर दिया है, उस पर भी बाद में चीज़ें मसाइल आई। सो उसमें मैं एक नुकसान बड़ा वाज़े तौर पर देख रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हमारे मामलात हैं, जो जुडिशरी के मामलात हैं, अच्छा ये अपनी जगह जैसे भी हैं, जैसे भी हल होएंगे, आम बंदा तो रुल गया है भट्टी साहब। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। अब हालत ये है कि पंजाब में जो वाइस चांसलर की तकर्री है उस पर एलाइज होने के बावजूद दोनों फड्डों का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का है। अच्छा, बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, मुलाजमतें नहीं हैं, क्या करें लोग, फ्रस्ट्रेशन में जो है ना वो बाहर जाने की बातें, इस सारे कुछ में मैं देखता हूँ कि जब ये इस किस्म की चीज़ होती है ना तो आम पब्लिक और नौजवान जो है ना उनका दिल टूट रहा है, उनकी उम्मीदें और उनकी आसें टूट रही हैं कि जिन पे हम तकिया कर रहे हैं उनकी आपस में ये लड़ाइयाँ हैं, तो इस मुल्क का क्या बनेगा। तो नाजरीन, यही सवाल हम आपके पास भी छोड़ के जा रहे हैं कि ऑल सेड एंड डन, तारीख़ कल ही से तो शुरू नहीं हुई, हमने इस मुल्क में मद्दोजज़र देखे हैं। ये मुल्क जो 1971 में पूरा पाकिस्तान कहलाया, उस वक्त इसकी आबादी 6.5 करोड़ थी, आज इसकी आबादी 24 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। इनकी उम्मीदें और आस, उसका कौन भरम रखेगा। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जर्ट कर लेगी, हुकूमत और पार्लियामेंट एग्जर्ट कर लेगी, इस्टेब्लिशमेंट एग्जर्ट कर लेगी, ये सारे ही एग्जर्ट कर लेंगे, आवाम का क्या बनेगा। ये सवाल आपको छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही खालिद महमूद रसूल और खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमारी गुफ्तगू और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स का बटन दबाइए, कॉलम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और नए वीकली राउंड अप के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।